हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आज पुनः एक बार फिर से जो प्रश्न बैंक आधारित श्रृंखला जो अपनी चल रही है उसका मैं अगला अध्याय लेकर आया हूं। तो जिसका नाम है, आपको पता है, जिसका नाम है अध्याय 8 है किसान, जमींदार और राज्य, जिसमें से सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको हल करेंगे बच्चों, और उसके बाद फिर नंबर 2 या 3 के जो छोटे रहते हैं उन प्रश्नों को अपन हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपन अपना। सबसे पहले जो आपको यहां देखना है बच्चों, वो ये देखना है कि 1 और 2 अध्याय वो अंक के जो प्रश्न हैं उनको पहले हल करेंगे, फिर इस इकाई से जो कुल आ रहे हैं पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। इस अध्याय से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 अंक के, यानी कि 2 अंक के कुल 1-1 से आज पूछे जाएंगे, और एक प्रश्न लघुत्तरीय जो 3 अंक का होगा। ये इस प्रकार से बच्चों हमें यहां से पूछना है। ये 3 अंक का होगा 1, और 2 अंक के 1 अंक के पूछे जाएंगे 2। इस तरह से कुल 5 अंक के आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। अब शुरुआत करते हैं अपन यहां पर बच्चों। थोड़ा सा आप इसको देखते चलेंगे, और सबसे पहले अकबर के शासनकाल में भूमि सुधार किसने की? तो बच्चों इसमें आएंगे टोडरमल। टोडरमल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात और मैं बताता चलूं आपको यहां कि टोडरमल पहले, अकबर से पहले शेरशाह सूरी के शासनकाल में कृषि मंत्री थे। शेरशाह सूरी के शासनकाल में सुधार शुरू हो चुके थे कृषि के क्षेत्र में, और जब शेरशाह सूरी का शासन पतन हुआ, मुगल शासन की स्थापना हुई, तो ये अकबर की सेवा में आए। वहां भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी, और कृषि सुधार के लिए ही टोडरमल को जाना जाता है, इतिहास में विख्यात है। पंजाब में शाह नहर का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया? तो ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया। मुगल काल में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? ये मुकद्दम कहा जाता था बच्चों। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत में किसानों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसके लिए रैयत शब्द का प्रयोग बच्चों हुआ है। शाही घर परिवार और उसके रखरखाव से संबंधित आइन के पहले भाग का नाम है, तो इसमें मंजिल आबादी। क्या है बच्चों? मंजिल आबादी। इस प्रकार से आपने देख लिया कि ये फिल्म, अब आपने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपने कर लिए। अब हम जो बात करेंगे बच्चों, वो हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक की बात करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक में मुगल प्रशासन में जिलों को क्या कहा जाता था? मुगल प्रशासन में जिलों को सरकार कहा जाता था। यहां पर लिखेंगे सरकार। और ये जो मुगल काल में जो कुछ सुधार हैं, वो उनमें से जो प्लेटफॉर्म बना के गए थे, वो प्लेटफॉर्म शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था बच्चों। ये सरकार शब्द जो आया है, ये शेरशाह सूरी के द्वारा ही सबसे पहले आया है। अधिक राजस्व देने वाली फसलों को क्या कहा जाता था? जो जिन्स ए कामिल है ना, क्या लिखेंगे इसको? जिन्स ए कामिल, यहां लिख देते हैं जिन्स ए या कामिल। ये वो फसलें थी जिस पर आगे भी चर्चा होगी बच्चों। ये वो फसलें थी जिन पर मुगल प्रशासन के द्वारा जनता को प्रोत्साहन दिया जाता था कि वो इस प्रकार की फसलों की पैदावारी करें, इस प्रकार की फसलों को बढ़ाएं, और उसके पीछे ये कारण था उनको कि इसके पीछे वो कर उनको अच्छा मिल जाता था, राज्य की आय अधिक हो जाती थी। आइन के अंतिम भाग में अकबर के सांस्कृतिक, यहां क्या लिखेंगे? सांस्कृतिक जीवन। सांस्कृतिक जीवन कर देना। आइन दशहरा किसने शुरू की? अकबर ने। ठीक है ना? आइन दशहरा किसके द्वारा? अकबर के द्वारा।
मुगल काल में चांदी के सिक्के जारी किए गए। चांदी के सिक्के करेंगे, चांदी के सिक्के मुगल काल में। जो मुगल काल से पहले मैंने बताया शेरशाह सूरी के द्वारा भी बच्चों बहुत सारे सुधार किए गए, तो उसमें सुंदर सुंदर सिक्के भी जारी किए गए। जब मैं कभी फुर्सत मिलेगी तब मैं आपको एक बार मुगल कालीन कॉइन सिक्कों के बारे में भी एक अच्छा सा वीडियो बना के लाएंगे आपके लिए। जो ऋण अकबर किसानों को आवश्यकता पड़ने पर बीज तथा पशु खरीदने के लिए देता था उसे तकावी, उसे तकावी ऋण कहा जाता था। तकावी ऋण के नाम से हम उसको जानते हैं। अब अगला आता है, वो आती हैं सही जोड़ियां। सही जोड़ियों के लिए हम क्या यहां सामने लिखते जाते हैं, तो आप उनसे मिलान कर लेना। पायक को बोलते थे, ये नंबर 1 आ जाएगा, ओहम राजा के सैनिक। ये असम में ओहम जो राजवंश था वो असम में, और ओहम से ओशम, ओशम से असम ये बना हुआ है, तो ये ओहम कहां से आ जाएगा, असम से आ जाएगा। नंबर 2 पोलज यानी उपजाऊ जमीन, यहां ये 2 आ जाएगा बच्चों। शेरशाह सूरी ने भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया था, अकबर ने 4 भागों में। पोलज, पर्वती, चाचर, बंजर। जो सबसे श्रेष्ठ भूमि का जो जिसमें वर्ष भर खेती होती थी उसको पोलज, उसके बाद पर्वती मतलब 1 वर्ष बाद, चाचर 2-3 वर्ष बाद, और बंजर जिसमें भूमि की संभावना, कृषि की संभावना बहुत कम होती थी। यानी पोलज जिसमें कृषि वर्ष भर होती थी, पोलज, पर्वती 1 वर्ष बाद, चाचर और बंजर। ये भूमि का कहां वर्गीकरण किया गया था, ये किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। मनसबदारी प्रथा को किसके द्वारा शुरू करा गया? मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी जो प्रथा है वो एक सैनिक थी, ये तीसरा आ जाएगा, ये सैनिक प्रथा थी मनसबदारी, ठीक है ना। यानी मनसबदारी में एक मनसबों, एक पद, आगे आप इसमें हम पढ़ेंगे, तो मनसब एक क्या दिया जा रहा था, एक पद दिया जा रहा था, और उस के हिसाब से उसको जात और सवार भी दी जाती थी। आईन अकबरी, ये तो सबको मालूम है, अबुल फजल, आईन अकबरी को अबुल फजल के द्वारा लिया गया, ठीक है ना। इसके बाद बादशाहनामा, जो बादशाहनामा है वो बादशाहनामा शाहजहां के लिए, ये 5, और ये 6वां बचता रैयतवाड़ी शेरशाह सूरी के द्वारा। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी सही जोड़ियां हो गई। सही जोड़ियों में हम जो सबसे ज्यादा जानते हैं बच्चों, वो हमें ये देखना है कि हम अगर 2-3 को सही कर लेते हैं तो बाद की 1-2 तो अपने आप उसमें निकल जाते हैं। तो सही जोड़ियों को आप बहुत आराम से देखेंगे तो भी बड़े आराम से हल हो जाती हैं। अगला जो हम देख रहे हैं उसमें सत्य सत्य देखते हैं। मुगल काल में खुदा काश्त और पाई काश्त 2 प्रकार के किसान थे, ये सत्य है बच्चों। मुगल काल में अकबर ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दी थी, ये भी बिल्कुल सत्य है। जागीरदारी प्रथा के अकबर बहुत खिलाफ था। जागीरदारी प्रथा हमें सल्तनत काल में देखने को मिलती है, और अकबर ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। पंचायत का खर्च गांव के उस खजाने से चलता था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान देता था, बिल्कुल सत्य है, यह अभी इस पर क्वेश्चन आने वाला है। मानसून भारतीय कृषक की रीढ़ था जैसा कि आज भी है, बिल्कुल ये भी सही है। मुगल काल में ग्रामीण दस्तकारों की संख्या अधिक थी, संभव 25% के आसपास ये संख्या रही है क्या, तो ये भी इसमें सारे के सारे ये सही हैं। आपको अब आगे करना है, एक शब्द में, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो सबसे पहले उत्तर है, जिनसे कामिल मुगल काल में क्या थी, मैंने बताया ना, सर्वोत्तम फसलें, सर्वोत्तम फसल। ये क्यों? क्योंकि इनसे अधिक आय प्राप्त होती थी। तो इसके बारे में अभी हम आपको बता ही देते हैं, जब इसमें क्वेश्चन आएगा तो इसमें अपन इसमें क्वेश्चन में चर्चा कर लेंगे। 16वीं-17वीं शताब्दी में कितने फीसदी लोग गांव में रहते थे? 85% के आसपास ये लोग कहां रहते थे? गांव में रहते थे। मुगल काल की बात हो रही है। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ। नादिर शाह अफगानिस्तान से आए हुए आक्रमणकारी थे, और उन्होंने अफगानिस्तान से भारत पर आक्रमण किया। समय समय पर आप देखते हैं मध्यकाल में समय समय पर मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किए। जो प्रारंभ में आपने देखा, सबसे पहला अरब आक्रमण हुआ था 711-12 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम।
फिर आपका हुआ महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, है ना। फिर इस तरह से एक श्रृंखला चलने के लिए आक्रमणकारियों की एक दूसरे के समय में ये आते रहे और भारत में बहुत सारे आक्रमणकारी तो भारत में आए और भारत की संपत्ति को लूट कर ले गए, लेकिन कुछ आक्रांता थे जो यहाँ पर स्थायी रूप से बसे, जिनमें मोहम्मद गौरी के समय और बाबर के समय सबसे महत्वपूर्ण रहे। ठीक है ना। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वह जमीन जो 3-4 वर्षों तक खाली रहते थे उसे क्या कहते थे, तो हमने आपको बताया है पोलज, परौती, चाचर। तो यहां परौती, पोलज, परौती, बल्कि इसमें चाचर आएगा, चाचर, पोलज, परौती, ये चाचर आएगा। उत्तर भारत में किन किसानों को समृद्ध माना जाता था? जिनके पास 5 एकड़ जमीन से लेकर 10 एकड़ जमीन तक होती थी। ठीक बच्चों। महाराष्ट्र में ग्रामीण सेवकों को क्या कहा जाता था? तो बरहुतूले और अंतूले, बरहतूले और अंतूले, बरहतूले और अंतूले, ये आप लिख लेना। चलो अब इसमें से 2-2 अंक के ये प्रश्न आएंगे। 2 अंक के तो इसमें कोई है नहीं है, तो इसमें 3 अंक के बच्चों प्रश्न आएंगे। 3 अंक में भी जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर आए हैं, तो एक एक क्रम से आप यहां देखते चलेंगे बच्चों। कुछ बच्चों की शिकायत आ रही है कि सर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो कोशिश तो वैसे हम ये कर ही रहे हैं कि क्लियर दिखे, फिर भी यदि ऐसा लग रहा है आप, तो मैं आपके साथ साथ ये बोलता भी चला जा रहा हूं, तो आप उस बोलकर भी उन क्वेश्चनों को आप लिख सकते हैं। समझा रहा हूं उसके आधार पर भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप हूबहू भी लिख सकते हैं, इनमें आप थोड़ा सा घटा बढ़ा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो केवल एक संकेत है आपके लिए। सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको आप जरूर करें। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? इसकी 2 विशेषताएं लिखी है। मनसबदारी व्यवस्था, जो अकबर ने मनसबदारी भारत में व्यवस्था अपनाई बच्चों, ये अकबर मध्य एशिया से या मंगोलों से ये लेके आए थे, और ये मनसबदारी व्यवस्था मुख्य रूप से सैनिक व्यवस्था थी। एक तरीके से मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी पर आधारित थी। अकबर द्वारा आरंभ की गई इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। जो शाही सेना में सैनिक सेवक होते थे, उन सेवकों को अकबर के द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था। दिए जाने वाले पद को मनसब और एवं ग्रहण करने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। इसकी 2 में जो महत्वपूर्ण विशेषताएं प्यारे बच्चों, मनसबदारों को वेतन नगद व जागीर दोनों में ही देने की व्यवस्था थी, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, मनसबदारों की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था, यानी वो वंशवाद या पैतृक नहीं हो सकती, आनुवंशिक नहीं हो सकती। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, सराफ कौन थे, उनका क्या कार्य था? यह एक समुदाय था जो पैसे का लेन देन करता था, उससे क्या कहा जाता था? सराफ कहा जाता था। यह एक बैंकर की तरह कार्य करते थे, पहली विशेषता। दूसरी, अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते थे और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की कीमत बढ़ा देते थे। हम एक शब्द में अगर यूं कहें तो ये अर्थव्यवस्था पर इनका होल्ड था, नियंत्रण था। वर्तमान में बैंकर्स जो होते, प्राइवेट बैंकर जो अर्थव्यवस्था रहती है, उसकी तरह ये सारा काम करते थे बच्चों। आइए अगला प्रश्न है, भारत में मुगल काल के समय चांदी के बहाव के कौन कौन से कारण थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। चांदी के जो बहाव हुए उसके पीछे बहुत सारे कारण है बच्चों। भारत का प्राचीन काल से ही यूरोपीय और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध रहा, चाहे वो इंडस वैली रहा हो, चाहे वैदिक काल हो, चाहे वो गुप्त काल तक चला आया हो। मध्यकाल में भी ये फला फूला, लेकिन मध्यकाल में तुर्कों ने जब बच्चों कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जो आप 11वीं में पढ़ के आए होंगे, तो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने से व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया, क्योंकि एशिया और यूरोप का इन तुर्कों ने व्यापार को अवरुद्ध कर दिया। अतः ये नए मार्ग खोजने के लिए प्रेरित हुए। इसी नए मार्ग के खोजने चांदी के बहाव को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई। क्या है इसमें? सबसे पहले नवीन समुद्र मार्ग की खोज, जो मैंने आपको बताया। जो मार्ग अवरुद्ध हो गया तो क्या हुआ? तुर्कों के कुस्तुनतुनिया पर अधिकार से पहले भारत का यूरोप से व्यापार थल मार्ग से होता था, परंतु 15वीं 16वीं शताब्दी में
नवीन समुद्र मार्ग की खोज ने भारत में यूरोप से व्यापार में तेजी लाई। इस तेजी ने चांदी की आवक को बढ़ाया। आपने पढ़ा होगा बच्चों कि भारतीय मसालों की, सूती वस्त्रों की यूरोप में बहुत मांग थी और इसी मांग के लिए जब ये व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया था तो समुद्र मार्ग से खोज इसी के लिए की गई थी, जिससे कि चांदी भारत में बहुत अधिक आई। और एशिया और यूरोप में स्थिर विशाल साम्राज्य, उस समय भारत में ही केवल मुगल जैसा एक स्थिर विशाल साम्राज्य नहीं था, चीन में भी चल रहा था, उस समय टर्की में भी चल रहा था। यानी कि एशिया में दो साम्राज्य स्थिर थे। कौन कौन से? मुगल साम्राज्य और मिंग साम्राज्य जो चीन में था। यूरोप में ओटोमन साम्राज्य। जब कोई विशाल साम्राज्य होता है, स्थिरता रहती है, तो निश्चित सी बात है वहां व्यापार फलता फूलता है। और इसी फलते फूलते व्यापार ने क्या कर दिया? भारत में चांदी की आवक को बढ़ाया। जो मैं आपसे कह रहा था कि जिन्स में मैं बाद में बात करूंगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों प्रश्न है, इसको आप कर लेंगे। जिन्स ए कामिल को मुगल काल में क्यों महत्व दिया जाता था? जिन्स ए कामिल का मतलब सर्वोत्तम फसलें, मुगल राज्य सर्वोत्तम फसलें होता था। मुगल राज्य किसानों को ऐसी फसलें करने को या करने के लिए प्रोत्साहन देता था क्योंकि इनसे राज्य को अधिक कर मिलता था। कपास, गन्ना जिन्स ए कामिल में ही आती थी। ये आपको नोट कर लेना। बहुत सरल सा प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है प्यारे बच्चों। 5वां प्रश्न है, मुगल काल में महिलाओं का कृषि कार्य में क्या योगदान था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको याद करना ही पड़ेगा बच्चों। मुगल काल में कृषि उत्पादन में महिलाएं सक्रिय सहयोग प्रदान करती थी। जहां पुरुष खेतों में जुताई और हल चलाने का काम करते थे, तो महिलाएं मुख्य रूप से बुआई, निराई तथा कटाई का काम करती थी और फसल पकने पर दाना निकालने में भी सहयोग देती थी। ये महिलाओं का बच्चों काम था। ग्राम पंचायतों की आय के स्रोत क्या थे? मुगल काल से ही ग्राम पंचायतों को उदाहरण मिलने लगते हैं। आज तो हम आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतें देखते हैं। तो मुगल काल में स्थिति क्या थी बच्चों, आओ जानते हैं। पंचायत की आय का मुख्य स्रोत पंचायत कोष होता था, जिसमें पंचायत के हर व्यक्ति का योगदान होता था। वो उस कोष में अपनी अनुसार राशि जमा कराता था। इसके अतिरिक्त राज्य से मिलने वाला अनुदान व हर्जाना भी ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत होता था। अगला बच्चों 7वां प्रश्न है, जाति पंचायतें क्या करती थी? पंचायतों के अंदर फिर जिन जाति पंचायतों का भी उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे आज अगर आप देखते हो तो हरियाणा में खाप पंचायतें सुनने को मिलता है आपको, उससे संबंधित ये चीजें हैं। गांव के हर जाति की अपनी पंचायत होती थी और ये काफी ताकतवर होती थी। इनके कार्य इस प्रकार से होते थे। नंबर 1, जाति पंचायतें जाति के लोगों के बीच दीवानी झगड़ों का निपटारा करती थी। आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल ये मुझे बिल्कुल पक्का मालूम है कि आपको ज्ञात होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं कि 2 प्रकार की अदालतें भारत में न्याय चलते हैं, एक दीवानी और एक फौजदारी। दीवानी संपत्ति से, कृषि से संबंधित होता है और फौजदारी झगड़े संबंधित होता है। तो ये जो जातीय पंचायतें क्या करती थी, दीवानी झगड़ों को निपटा देती थी। दूसरा, विवाह जाति के मानदंडों के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं, ये दूसरा काम था। तीसरा, जाति की अवहेलना को रोकने का काम भी जाति पंचायतें करती थी। कोई जाति के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, जाति के व्यवसाय का अतिरिक्त व्यवसाय तो नहीं कर रहा है, जो व्यवसाय जाति को सम्मान गिराता हो, ऐसी चीजें जाति पंचायतों का काम बच्चों होता था। अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जजमानी व्यवस्था का क्या अर्थ है? बहुत सरल है, इसको आप समझ लेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जजमानी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक जाति एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय करती थी या जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता था। जैसे आपको पता है, ब्राह्मण का शादी विवाह कथा करवाने का काम है, बनिया का व्यापार करने का काम है, सुनार का सोने का काम है, नाई का बाल काटने का काम है, दर्जी का कपड़े सिलने का काम था, रंगरेज का कपड़े रंगने का काम था, लोहार का लोहे का काम था, बढ़ई का लकड़ी का काम था। ऐसे भारत में प्राचीन समय से एक व्यवस्था चली आ रही थी जिसको कहते थे जजमानी व्यवस्था बच्चों। और ये जजमानी व्यवस्था साल भर ये अपने मालिक के साथ काम करते थे। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक जाति एक दूसरे से कनेक्ट थी, उसकी अर्थव्यवस्था उससे चलती थी। पंडित की अर्थव्यवस्था चल रही, वो भागवत
यानी धार्मिक कर्मकांड करा रहा है। लोहार का काम था, वो बढ़ई का काम कर रहा था, उसके 10-5 किसान घर होते थे, उनके यहाँ वो काम करता था। कुम्हार अपने 10-5 जो किसान होते थे, अन्य लोग थे, उनके यहाँ बर्तन देने का काम करता था। और इनको समय समय पर नगद राशि भी मिलती थी बच्चों। और ये जब फसल 2 बार वर्ष में पकती थी तो फसल के समय इनको क्या मिलता था, फसल के प्राप्त जो अनाज होते थे वो मिलता था। इसको ही हम कहते हैं जजमानी व्यवस्था। यानी कि जजमानी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक जाति का एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय होता था। इस व्यवसाय के अंतर्गत सभी जातियां एक दूसरे की सेवा करती हैं और इनके बदले में भुगतान के रूप में फसल या रुपए उनको मिलते थे। इसे जजमानी व्यवस्था कहते थे। अगला, मुगल कालीन भारत में किस प्रकार की फसल अधिक उगाई जाती थी और क्यों उगाई जाती थी? वैसे तो हम मुगल काल में फसलों का वर्गीकरण देखेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट आईन अकबरी से, अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ खास बात, ये दूसरी बात ये है कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। जैसे आपने पढ़ा ही है, भारत विविधताओं का देश है, यहाँ विविध प्रकार की मिट्टी है, तो स्वाभाविक बात है विविध प्रकार की जब मिट्टी है तो उसमें विविध प्रकार की फसलें भी होंगी। इन फसलों में भी सबसे ज्यादा वैसे प्रोत्साहन तो प्राथमिक रूप से खाद्यान्न फसलों को ही दिया जाता था। भाई मूल आवश्यकता तो हमारा भोजन है, लेकिन इसके अतिरिक्त हम आज जिनको नगदी फसलें कहने लगे हैं, उन फसलों को मुगल काल में भी प्रोत्साहन दिया जाता था। जैसा कि मैं आपसे बार बार कह के आ रहा हूं, इनसे मुगल काल को कर भी मिलता था और विदेशी व्यापार भी उनका अच्छे से चल जाता था। मुगल काल में फसलों में विविधता पाई जाती थी और विभिन्न प्रांतों में फसलों की अलग अलग किस्में और संख्या मिलती हैं। फिर भी इस काल में आहार खेती पर, मैंने कहा ना खाद्य फसलें, आहार खेती पर ज्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन ऐसी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाता था जिनसे राज्य को ज्यादा कर मिलता था, जिनमें कपास गन्ना की खेती सर्वाधिक होती थी। अगला बच्चों प्रश्न है, भारतीय समाज में तंबाकू की फसल का प्रचार या प्रसार किस प्रकार हुआ? बहुत सारी फसलें आपने बच्चों इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ा, भारत में होती नहीं थी, विदेशी जातियों के द्वारा हमारे देश में आया। जैसे आज भारत की हर घर में आपको कोई सब्जी मिले ना मिले, लेकिन आलू अवश्य मिलेगा। तो क्यों मिलेगा? क्योंकि आलू सरल सुलभ है। तो ये आलू भारत की फसल नहीं थी, है ना। तंबाकू भारत की फसल नहीं थी, ये पुर्तगाली लोग भारत में लाए। पहले ये दक्कन में पहुंची, दक्कन से उत्तर भारत में आई, फिर ये सारे लोग इसमें इतने व्यसन में आ गए कि जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। हुक्का, है ना, बीड़ी, है ना, ये सारे चलन सुनने को मिलते हैं। तो आओ देखते हैं इसको। भारत में तंबाकू सबसे पहले जो परिचय पुर्तगालियों ने कराया। यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा, जहां से वह उत्तर भारत में आया। अकबर ने इसे सबसे पहले 1604 में देखा, जहां जहांगीर के समय में पूरे भारत की गिरफ्त में आ गया था। जबकि 17वीं शताब्दी के अंत तक तंबाकू की खेती व व्यापार पूरे भारत में होने लगा था। ठीक है बच्चों, अब आखिरी प्रश्न है इस इकाई का, 16वीं और 17वीं शताब्दी में जंगल वासियों की जिंदगी किस तरह से बदल गई, है ना बच्चों। ये अगली इकाई का प्रश्न है बच्चों। तो अभी हम अगली इकाई लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।